तो ये रही पहली बड़ी खबर। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, आदिपुरुष मूवी पे भड़के राम भद्राचार्य, साथ ही की लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। महाराज राम भद्राचार्य का कहना है कि भाजपा सरकार में भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये काम पिछली सरकारों ने चाह कर भी नहीं किया, इसीलिए 2024 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी भविष्यवाणी की गई है राम भद्राचार्य की ओर से। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी और आप खुद भी किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, जैसे कि भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। देखें अगली खबर, देश के 54 शहरों में है टमाटर का दाम 150 रुपए के पार। अब एक नई खबर के मुताबिक 300 तक जा सकती है कीमत। जी हाँ, देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं और फिलहाल इनमें कोई भी कमी होती नहीं दिख रही है। हालांकि अभी हाल ही में ये खबर जरूर आई थी कि इक्का दुक्का शहरों में कि सरकार प्लानिंग या कहले की योजना के तहत टमाटर को महंगे दाम पर खरीद कर लोगों में थोड़ा सस्ता करके बेच रही है। आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको इस खबर के बारे में पता होगा। हालांकि फिलहाल जो ताज़ा खबर आई है उसमें ये बताया गया है कि देश के 54 शहरों में 1 किलो टमाटर के लिए 150 रुपए से ज्यादा देने पड़ रहे हैं। परेशानी ये है कि ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में 1 किलो टमाटर का दाम 300 रुपए तक जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में पिछले दिनों चंडीगढ़ में 1 किलो टमाटर का खुदरा दाम 300 से 350 रुपए तक पहुंच गया था। वहीं अभी हाल ही में गाजियाबाद में भी टमाटर 250 रुपए किलो बिका। इसी बीच कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि टमाटर की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और आने वाले हफ्तों में ये 300 रुपए तक भी पहुंच सकती है। देखिए अगली खबर, यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बांधा फ्रेंडशिप बैंड। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे के साथ पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई गई। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में बीते शनिवार को एक दिन के लिए यूएई पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री को सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में उनका स्वागत यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन अल जायद अल नहयान ने किया। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की कलाई पे फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। इसके बाद साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं। हर भारतीय अब यूएई को सच्चे दोस्त की तरह देखता है। साथ ही बताया गया पीएम मोदी के दौरे पर भारत और यूएई के बीच एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने पे समझौता भी हुआ है। साथ ही इसी दौरान ये भी करार हुआ है कि अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी खोला जाएगा। साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको बताया पीएम मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा पर तिरंगा और पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई गई। जानकारी के मुताबिक फ्रांस के 2 दिन और यूएई के 1 दिन के दौरे के बाद पीएम मोदी बीते शनिवार रात करीब 9:30 बजे। देखिए अगली खबर, एसबीआई ने MCLR में किया इजाफा, अब बढ़ जाएगी आपकी EMI। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर यानी कि MCLR 0.05% बढ़ा दी है। आसान शब्दों में कहें तो ब्याज दरों में इजाफा किया गया है। अब जिन लोगों ने लोन ले रखा है या आने वाले दिनों में लोन लेने वाले हैं तो उनको पहले के मुकाबले लोन का जो ब्याज है वो थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। बाकी आप इसकी अधिक जानकारी के लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट या SBI के नजदीकी ब्रांच में जा सकते हैं। देखिए अगली खबर, चंद्रयान 3 पृथ्वी की अगली कक्षा में पहुंचा। इसरो ने ताज़ा अपडेट देते हुए कहा, स्पेसक्राफ्ट सही कंडीशन में है। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट रेजिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। दोस्तों शायद आप जानते होंगे आने वाले 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा। अब दोस्तों ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर चंद्रयान को चांद पे पहुंचने में इतना समय क्यों लगेगा। तो आपको बता दें, जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पे भेजा गया है वो सीधा चंद्रमा पे नहीं जाएगा। इस 4 नंबर की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 पहले अंडा आकार में पृथ्वी के ही कई चक्कर लगाएगा। इसके बाद 5वीं बार पृथ्वी का चक्कर न लगाकर ये चांद की ओर निकल जाएगा। पृथ्वी के चक्कर लगाने का मेन लक्ष्य ये है, ये धीरे धीरे चक्कर लगाकर चांद के करीब तक पहुंचेगा। बाकी आप 7 नंबर की तस्वीर में देख सकते हैं कि चांद के पास पहुंचने के बाद भी यही तरीका अपनाया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे चंद्रयान 3 अंडाकार का चक्कर लगाकर चंद्रमा के करीब पहुंचेगा ताकि वो आसानी से और सही सलामत चंद्रमा पे उतर सके। आसान शब्दों में कहें तो इसी वजह से चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में लगभग 1 महीने 9 दिन का समय लगेगा। यानी 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया है और इसके चांद पे पहुंचने का समय है 23 अगस्त, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। देखिए अगली खबर, ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पोर्न मिलता है सिर्फ एक क्लिक पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिससे आगाह किया, आइए बताएं डार्क वेब के बारे में। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरनेट की अंधेरी और खतरनाक दुनिया के बारे में अभी हाल ही में आगाह किया था, जिसको डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। अमित शाह ने कहा था, आतंकी अपनी पहचान छुपाने और कट्टरपंथी सामग्री फैलाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस पैटर्न को समझना होगा और इसके सोल्यूशन खोजने होंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इंटरनेट की दुनिया 3 हिस्सों में काम करती है। पहला होता है सरफेस वेब, जो कि सभी के लिए होता है। सरफेस वेब में जो भी चीजें आती हैं उन्हें गूगल में सर्च किया जा सकता है। ये सभी लोगों के लिए ओपन होता है। हालांकि दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जो भी चीजें गूगल में सर्च कर सकते हैं जो सभी लोगों के लिए ओपन है, ये इंटरनेट दुनिया का महज 5% है। इसी 5% में आपका
गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह आते हैं, यानी कि जो खुला हुआ प्लेटफॉर्म है जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो ये सभी केवल 5% में आते हैं। इंटरनेट की दुनिया का दूसरा हिस्सा कहलाता है डीप वेब। असल इंटरनेट की दुनिया यही है, क्योंकि डीप वेब में इंटरनेट का 90% हिस्सा आता है। हालांकि आपको बता दें, 90% में जो भी चीजें आती हैं आप उन्हें गूगल पे सर्च नहीं कर सकते। इन्हें एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। आसान शब्दों में समझने के लिए आपको बता दें, इनमें ईमेल इनबॉक्स, नेट बैंकिंग, इस तरह की चीजें आती हैं जिनको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं इंटरनेट की दुनिया का तीसरा हिस्सा है डार्क वेब, यानी कि इंटरनेट की काली दुनिया। अब इस डार्क वेब में जो कंटेंट पाया जाता है वो इंटरनेट का केवल 5% हिस्सा होता है, यानी कि 5% है सरफेस वेब जो सभी लोगों के लिए ओपन होता है। वहीं 90% है डीप वेब। यहाँ पे किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं 5% है डार्क वेब, जो कि आजकल ज्यादातर अवैध कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो भी जुर्म वाले काम होते हैं उन कामों के लिए। आसान शब्दों में कहें तो डार्क वेब इंटरनेट की वो अनदेखी दुनिया है जहाँ क्रोम ब्राउजर या ओपेरा ब्राउजर, इस तरह के जो भी नॉर्मल ब्राउजर है आप उससे नहीं पहुँच सकते, बल्कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। जानकारी के मुताबिक डार्क वेब में अनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाती है लोगों की पहचान छिपाने में। जिस तरह अनियन यानी कि प्याज में कई परतें होती हैं, वैसे ही डार्क वेब में आपकी इन्फॉर्मेशन भी कई परतों में इनक्रिप्टेड होती है। इसी की वजह से दुनिया की कोई भी एजेंसी डार्क वेब में किसी भी व्यक्ति को आसानी से ढूंढ नहीं पाती है, और इसी की वजह से डार्क वेब में अवैध काम फल फूल रहा है। यहाँ पे कोई काम करवाने के लिए बिटकॉइन या फिर वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ट्रेस करना असंभव है, क्योंकि ये किसी भी देश के सरकार के अंडर में नहीं आती है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि डार्क वेब क्या गैर कानूनी है? तो आपको बता दें, डार्क वेब को भले ही शक की नजर से देखा जाता है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। टॉर का इस्तेमाल अमेरिकी रक्षा विभाग भी करता है और कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं। कुल मिलाकर कहें तो डार्क वेब को कुछ मामलों में अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये गैर कानूनी नहीं है, इसी की वजह से इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, डार्क वेब या कहें टॉर ब्राउजर आपको किसी भी साइट पे जाने से नहीं रोकता है। इसी की वजह से अगर आप डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं अपने फोन या कंप्यूटर में, तो ऐसे में आपके फोन या कंप्यूटर के हैक होने के चांसेस बने रहते हैं। एक और बात यह है कि डार्क वेब पर कई सारे अवैध धंधे होते हैं जिसपे पुलिस की नजर होती है, और आप किसी भी तरीके से गलती से इसमें शामिल हो जाते हैं तो सीधे आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए अगली खबर, सीमा हैदर की पाकिस्तानी सहेली बोली वो ड्रामा कर रही है, आज हिंदू बनी है कल ईसाई बन सकती है। जी हाँ, 4 बच्चों के साथ सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर इन दिनों अपनी लव स्टोरी को लेकर काफी सुर्खियों में है। इन दिनों वो अपने प्रेमी सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही है। सचिन के घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। अब इन सब के बीच खुद को सीमा की बचपन की सहेली बताने वाली एक पाकिस्तानी युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस युवती का कहना है कि वो सीमा को बचपन से जानती है। साथ ही वो तंज कसते हुए सीमा हैदर के बारे में ये भी कहती है कि उसकी हरकतों से वो अच्छे से वाकिफ है। साथ ही में उसकी सहेली ने, जो खुद को सहेली बता रही है, उसने ये भी आरोप लगाया है कि सीमा धोखेबाज है, वो हिंदुओं और पाकिस्तान के साथ धोखा कर रही है। साथ ही में सीमा के दोस्त ने ये भी कहा कि अभी वो इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गई है, पर वो आने वाले दिनों में ईसाई भी बन सकती है। साथ ही सीमा हैदर की सहेली ने ये भी आरोप लगाया है कि सीमा हैदर सिगरेट भी पीती है और कई लड़कों को उसने फंसा के रखा है। असल में इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जिसमें खुद को सीमा हैदर की सहेली बताने वाली युवती ने ये सभी खुलासे किए हैं। इसी बीच सीमा हैदर को लेकर एक और खबर आ रही है कि अब केंद्रीय एजेंसी हो गई है सक्रिय, बढ़ सकती है केस में धारा और सीमा सचिन की मुश्किलें। जी हाँ, पाकिस्तान से नेपाल की सरहद पार कर नोएडा के रबूपुरा में आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने सीमा हैदर के 4 बच्चों को लेकर भारत में आने और उसकी पाकिस्तान में रहने के दौरान गतिविधियों की जाँच करना शुरू कर दी है। आसान शब्दों में कहें तो सीमा हैदर की पूरी जिंदगी का ब्यौरा निकाला जा रहा है। वहीं इसी बीच एक और खबर आई है कि सीमा हैदर का एक और प्रेमी था। हालांकि इन सब के बीच एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, कि सीमा हैदर आशिक सचिन के साथ है लापता, बीते 24 घंटे से नहीं मिला है कोई सुराग। जी हां, प्रेमी सचिन के लिए पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर लापता हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा के साथ उसका प्रेमी सचिन भी पिछले 24 घंटे से गायब है। उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जो जानकारी आई है उसके अनुसार दोनों ही पिछले 24 घंटे से अपने घर पे नहीं है। हालांकि अब ये दोनों सच में गायब हो गए हैं या कुछ घंटे के लिए यहाँ वहाँ गए हैं, फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लाइव हिंदुस्तान.com की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि दोनों 24 घंटे से गायब हैं और दोनों का कोई सुराग नहीं है। देखिए अगली खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की खिलाफत के लिए जमीयत ने अपनाया नया तरीका, मस्जिदों पे लगाए गए हैं बारकोड। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर मुस्लिमों को राय जाहिर करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद ने बारकोड जारी किया है, यानी कि QR कोड। जानकारी के मुताबिक मस्जिदों के बाहर चिपका बारकोड स्कैन कर मुस्लिम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर अपनी राय पेश कर रहे हैं। बात यह है कि जमीयत पदाधिकारियों ने UCC कानून को शरीयत के खिलाफ बताया है। इसी की वजह से अब ये तरीका अपनाया गया है कि देश की कई मस्जिदों पर एक QR कोड लगाया गया है, जिसको स्कैन करने के बाद मुस्लिम लोग अपनी राय पेश कर सकते हैं, यानी कि जो UCC कानून आने वाला है वो सही है या गलत है, ये लागू होना चाहिए या नहीं। UCC कानून पर एक और खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि UCC कानून पर कांग्रेस का रुख साफ नहीं है। अभी हाल ही में बैठक के बाद कहा केंद्र सरकार के ड्राफ्ट के बाद लेंगे फैसला। जी हां, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC कानून को लेकर अभी हाल ही में बीते शनिवार को कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में देश में UCC कानून लागू करने को लेकर चर्चा की गई। हालांकि इस मीटिंग में कांग्रेस अपना रुख तय नहीं कर पाई। कांग्रेस नेता KTS तुलसी ने ANI को बताया कि UCC कानून को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में तय नहीं है कि UCC कानून का समर्थन होगा कि इसका विरोध किया जाएगा। बताया गया आने वाले दिनों में जब केंद्र सरकार इसका ड्राफ्ट जारी करेगी, यानी कि जब सभी चीजें बताई जाएंगी
कि यूसीसी कानून के अंदर क्या क्या नियम होंगे, इसके अंडर में क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना फैसला लेगी। इसी कानून पर देखें एक और खबर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर अब तक मिले हैं इन सुझावों की छटनी AI टूल्स के जरिए की जाएगी। जी हां, देश के विधि आयोग ने अभी हाल ही में बीते 14 जून को अधिसूचना जारी कर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर लोगों से और संगठनों से सुझाव मांगे थे। अभी हाल ही में बीते गुरुवार तक इस पर 60 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। अब तक किसी कानून या किसी मामले पर इतनी बड़ी संख्या में राय नहीं मिली है। इन सुझावों की छटनी AI टूल्स के जरिए की जाएगी, यानी कि आम जनता ने या फिर संगठनों ने यूसीसी कानून पे जो राय भेजी है उनकी छटनी AI टूल्स के जरिए की जाएगी। देखिए अगली खबर, दिल्ली में यमुना का पानी घटा पर तेज बारिश अभी भी होती रहेगी। अगले 24 घंटे में 20 राज्यों में होगी भारी बारिश, जारी किया गया है अलर्ट। जी हां, दिल्ली में बीते शनिवार को यमुना नदी का वाटर लेवल पहले से थोड़ा कम हुआ। बीते रात 10 बजे यमुना नदी का जलस्तर घटकर 206.87 मीटर पर आ गया। हालांकि आपको बता दें, ये अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है, लगभग 1.25 मीटर। असल में खतरे का निशान 205 मीटर है। हालांकि दोस्तों इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली में बाढ़ की वजह से हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। बात यह है कि भारी बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। आसान शब्दों में कहें तो यमुना नदी का पानी जो पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत कम हुआ है, अगर फिर से बारिश हो जाएगी तो ये लेवल फिर से बढ़ सकता है। दोस्तों हम आपको कई बार बता चुके हैं कि दिल्ली के कई मेन इलाके हैं जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भर गया है। कहीं कहीं पे तो पानी इतना भर गया है कि लोग 3 फीट तक या फिर 4 फीट तक डूब जा रहे हैं। आप कुछ तस्वीरों में ये सारा हाल देख सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि दिल्ली NCR की बाढ़ में फंसा था BMW कार से भी महंगा बैल NDRF ने सुरक्षित निकाला। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से दिल्ली के कई मेन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चाहे लाल किला हो, राजघाट हो या इसके आसपास के जो भी इलाके हों, उन सभी जगहों पे काफी ज्यादा पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है। इसी बीच पानी में डूबी बस्तियों से NDRF की टीम लोगों के साथ जानवरों का भी रेस्क्यू कर रही है, यानी कि लोगों को सही सलामत बाहर निकाला जा रहा है। तो इसी कड़ी में अभी हाल ही में बीते शनिवार को NDRF की टीम ने 3 जानवरों को सही सलामत बाहर निकाला। इनमें से एक की कीमत बड़ी ही चौंकाने वाली थी। जानकारी के मुताबिक NDRF सेना ने पानी के बीच फंसे जिस बैल को बाहर निकाला, उसकी कीमत BMW की कार BMW X5 से भी ज्यादा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, BMW X5 की कीमत अगर बेस मॉडल के हिसाब से भी देखें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा है। बाकी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पे कैसी बारिश होगी। तो मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में आज भी बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में आज मध्यम बारिश होगी। भारत और फ्रांस के बीच हुई बिग डील, साथ मिलकर बनाएंगे पनडुब्बियां और हथियार और बाहर करेंगे एक्सपोर्ट। देखें अगली खबर, PVR आइनॉक्स ने खाने पीने के सामान की कीमत 40% घटाई। इसके 114 शहरों में 1600 से ज्यादा स्क्रीन से सिनेमा हॉल में। आसान शब्दों में कहें तो अब जो भी लोग किसी भी मूवी को देखने के लिए PVR आइनॉक्स जाएंगे तो पहले के मुकाबले खाने पीने की चीजें 40% सस्ती मिलेंगी, यानी कि अगर कोई सामान पहले 100 रुपए का मिल रहा था तो अब वो केवल 40 रुपए का मिलेगा। देखें अगली खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मांग में सिंदूर नहीं समझो खाली प्लॉट है, वहीं सिंदूर मंगलसूत्र हो तो समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो गई है। उनके इस बयान को कई लोग विवाद की नजर से देख रहे हैं। जी हाँ, बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी हाल ही में महिलाओं पे बयान दिया है जो चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि जिस स्त्री की शादी हो गई है उसकी 2 पहचान होती है, पहला है मांग का सिंदूर और दूसरा है मंगलसूत्र। साथ ही उन्होंने कहा जिस स्त्री की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझिए प्लॉट खाली है। साथ ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कहा कि सबसे ज्यादा श्राप ब्यूटी पार्लर वालों को है जो जामुन पे इतना ज्यादा फाउंडेशन लगा देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा हम श्रृंगार के विरोध में नहीं है, न हमें इससे कोई दिक्कत है, बट जो ज्यादा चटर पटर दिखता है वो सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा लोगों की पहचान उसके गुणों से होनी चाहिए, न कि उसके श्रृंगार से। हालांकि उन्होंने जो ये बात कही है कि जिस महिला की मांग में सिंदूर होता है और गले में मंगलसूत्र होता है तो समझो रजिस्ट्री हो गई है, और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है तो समझो प्लॉट खाली है। तो उनके इसी अंदाजे बयान को विवाद की नजर से देखा जा रहा है। बाकी इस पे आपका क्या कहना है? आप चाहे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।